दिसंबर का ससुराल। ओह, आज तो फाइनली कंचन मैडम भी आ ही गई किटी पार्टी में। नहीं तो जब से इनकी शादी हुई है मैडम को फुर्सत ही नहीं थी किटी पार्टी अटेंड करने की। अब क्या बताऊं यार, तुम तो अच्छे से जानती हो मेरी शादी अप्रैल महीने में गर्मियों में हुई थी, और शादी के बाद जो मेरा गर्मियों में ससुराल में जो हाल हुआ ना, वो मैं नहीं बता सकती। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रही है? भला ऐसा क्या हो गया? तभी कंचन पुरानी यादों में खो जाती है। कंचन बहू, अगर किचन का काम निपट गया हो तो आजा, आज पापड़ बना ले। है पापड़? लेकिन मैंने तो सोचा था इतनी गर्मी में काम खत्म होने के बाद मैं मजे से जाकर अपने कमरे में एसी में आराम करूंगी, लेकिन माँ जी तो पापड़ बनवाने पर तुल गई। क्या हुआ बहू, कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो माँ जी, मैंने कभी पापड़ बनाए नहीं मायके में, तो फिर मैं कैसे? अरे नहीं बनाए तो क्या हुआ, आजा मैं सिखा देती हूँ तुझे। फिर सास कंचन के साथ मिलकर पापड़ बनाती है और सारा दिन उन्हें इसी में हो जाता है। फिर अगले दिन सास बाजार से आई तो अपने साथ ढेर सारे कच्चे आम ले आई। इतने सारे कच्चे आम का हम क्या करेंगे माँ जी? क्या करेंगे मतलब? अचार बनाएंगे और क्या करेंगे। यहाँ पर सबको आम का अचार बड़ा पसंद है। तेरे ससुर जी को तो नाश्ते में, लंच और डिनर तीनों वक्त अचार चाहिए होता है। आज हम आम का डालेंगे और फिर नींबू का और फिर मिर्च का। ये सुनकर तो कंचन के सर पर पसीना आ जाता है। अब कंचन के ससुराल में सारी गर्मियां ऐसे ही कुछ न कुछ बनता रहता। कभी आलू के पापड़, कभी मूंग दाल के, कभी चावल के पापड़, तो कभी आम का अचार, कभी नींबू, कभी मिर्च का, तो कभी तरह तरह के शरबत। अब बताओ, ऐसी बीती है इस नई बहू की गर्मियां। अच्छा, लेकिन हमें तो लगा था नई बहू गर्मियों में ठंडी ठंडी वादियों में जाकर अपने हीरो के साथ गाने गाएगी, लेकिन लगता है तेरी सारी गर्मियां तो सिर्फ पापड़ और अचार बनाने में ही निकल गई। हाँ हाँ, उड़ा लो तुम मेरा मजाक, लेकिन देखना अब सर्दियां आ गई हैं, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मुझे ये सब बनाना नहीं पड़ेगा, इसलिए अब मैं तुम लोग के साथ कभी भी गेट टुगेदर कर लूंगी। फिर वो सब मिलकर किटी पार्टी एंजॉय करती हैं, जिसके बाद वो घर आ जाती है। लेकिन घर आते ही वो देखती है तो 2 बोरी भरकर गाजर रखी हुई होती है, जिसे देख कंचन अपनी चौथी ननद वेदा से पूछती है, क्या बात है वेदा, इतनी सारी गाजर? घर में कोई फंक्शन होने वाला है क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, ये सारी गाजर तो गाजर का हलवा बनाने के लिए रखी हुई है। वो क्या है ना, हमारे यहाँ हर सर्दियों में ये ढेर सारा गाजर का हलवा बनता है। लेकिन वो क्यों? अरे वो इसलिए क्योंकि वो हलवा तीनों दीदियों के ससुराल यानी आपकी तीनों नंदों के यहाँ भेजा जाता है। वो क्या है ना, माँ ये हर ठंड में हर साल हलवा बनाती है, इसीलिए इस बार भी गाजर का हलवा बनेगा। हाँ बहू, और हर साल ये हलवा मैं बनाती थी, लेकिन अब इस घर की बहू आ गई है तो अब वो ये काम करेगी। इसलिए पहले तू ये सारी गाजर धोकर कस ले, फिर इन्हें आंगन में बड़ा सा चूल्हा लगाकर स्टोर रूम से बड़ा वाला पतीला निकालकर उसमें बना ले। इतना सारा हलवा माँ जी? हाँ तो अब तेरी तीनों नंदों के ससुराल वाले हैं, फिर हमारे खुद के घर में भी मैं, तेरे ससुर जी, छोटी ननद, तेरे 2 देवर, तू, तेरा पति, सभी हैं, तो इतना बनाना पड़ेगा ना। चल अब हलवा बनाने की तैयारी में लग जा। और हाँ सुन, अंदर ड्राई फ्रूट्स रखे हैं और देसी घी भी रखा है, उसका बढ़िया सा हलवा बना। ये सुनकर तो कंचन का सर ही चकराने लगता है। फिर कुछ देर आराम करने के बाद वो उन ढेर सारी गाजर को धोकर उन्हें कसने बैठ जाती है, और इन सब में उसे पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। फिर हलवा बनाने में भी उसे और भी वक्त लग जाता है। जैसे तैसे वो हलवा बना देती है, जिसके बाद अगले दिन डब्बों में भरकर हलवा उसकी नंदों के घर पहुंचाया जाता है। कंचन की शादी अप्रैल महीने में हुई थी। उसकी ससुराल में उसके सास ससुर, 2 देवर, 4 नंदे, जिसमें से 3 की शादी हो चुकी थी, और वेदा यानी कि सबसे छोटी ननद कुमारी थी। उस रोज तो कंचन की हालत ही खराब हो गई। फिर कुछ दिन बाद उसकी सहेली रिया का फोन उसके पास आया। हेलो कंचन, वो हम सबने मिलकर हम मॉल जाने का प्लान बनाए, तो तू आ रही है ना? अरे हाँ हाँ, बस तू मुझे लोकेशन भेज दे, मैं रेडी होकर आती हूँ। ओह वाह, ठीक है, मैं तुझे अभी लोकेशन भेजती हूँ, सी यू। कंचन खुशी खुशी तैयार होने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसकी सास उसे आवाज दे देती है, कंचन बहू, ओ कंचन बहू। कि माँ जी को क्या हो गया, अब क्यों आवाज दे रही हैं? जी जी माँ जी आई। बहू, वो मैंने आज तेरी तीनों नंदों और जमाई राजाओं को फोन करके डिनर के लिए घर बुलाए हैं। उन सबको सरसों का साग बड़ा पसंद है मक्के की रोटी के साथ, लेकिन मेरी तीनों ही बेटियों को मक्के की रोटी बनानी नहीं आती, इसलिए सर्दियों में एक बार मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने यहाँ जरूर आते हैं। अब आज छुट्टी का दिन है
इसलिए आज मैंने शाम को सबको यहीं खाने पर बुला लिया। चलो अब जल्दी जल्दी मक्के की रोटी और सरसों का साग बना लेते हैं। हे भगवान, अब मेरे मॉल जाने के प्लान का क्या ही होगा, और मुझे कौन सा मक्के की रोटी बनानी आती है। क्या हुआ बहू, अब कहाँ खो गई? माँ जी, मुझे तो मक्के की रोटी बनानी नहीं आती। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मुझे तो मक्के की रोटी बनानी आती है। तू ऐसा कर, साग काट कर धो ले और मसाला बनाकर उसे बना ले। और हाँ, लहसुन अदरक का छौंक उसमें डालना मत भूलना, उससे स्वाद दुगना हो जाता है। और रही मक्के की रोटी की बात, तो वो मैं बना लूंगी। चल अब जल्दी कर, शाम को वो सब आ जाएंगे तो अभी से तैयारी करेंगे, तभी सब अच्छे से रेडी हो पाएगा। जी माँ जी। अब कंचन मॉल जाने का प्लान त्याग देती है। वो अपनी फ्रेंड्स को मैसेज करके आने से इनकार कर देती है और सर दर्द का बहाना लगा देती है। फिर किचन में जाकर अपनी सास के साथ खाना बनाने लगती है। शाम को सब मेहमान घर में आते हैं तो वो सब एक साथ मिलकर मक्के की रोटी और गर्मा गर्म घी में तर रहे साग के मजे लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज उसके फोन पर मैसेज आता है, आज की किटी पार्टी राखी के घर पर है। अरे वाह, आज तो मैं भी उस पार्टी में जा सकती हूँ, आखिर मेरे घर से इतनी दूरी पर भी नहीं है। लेकिन तभी उसकी सास वहां आ जाती है। कंचन बहू, ये देख, मैं तिल के लड्डू बनाने का सामान लाई हूँ। तू ना आज शाम होने से पहले इनके लड्डू बना दे, तेरे पति को ये लड्डू बड़े पसंद हैं। आज ही सुबह ऑफिस जाने से पहले बोल कर गया था, उसको गुड़ के और तिल के लड्डू ना बड़े ही पसंद हैं। और अब जब बन ही रहे तो सबके लिए बना दे, हम सब भी खा लेंगे। और हाँ, तेरी तीनों नंदों के ससुराल में भी जाएंगे तो अच्छे खासे बना लेना, किसी को कम ना पड़े। चल अब बना ले, देर मत कर, नहीं तो शाम यही सोचते सोचते हो जाएगी तुझे। हे भगवान, मेरा तो किटी पार्टी में जाने का प्लान था, लगता है अब रसोई में ये लड्डू ही बनाना पड़ेगा। मम्मी, ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। वो अपनी माँ को फोन लगाती है। मम्मी, ये कैसा ससुराल ढूंढा है तुमने मेरे लिए, जब देखो कुछ न कुछ पकवाते ही रहते हैं। पहले गर्मियों में इन्होंने इतने पापड़ अचार बनवा डाले, और अब सर्दी आई तो गाजर का हलवा, तिल के लड्डू, ऊपर से माँ जी कह रही है तीनों नंदों के ससुराल भी भेजने हैं। अब मैं यहाँ क्या नौकरानी हूँ जो बहू ये बना दे वो बना दे। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, और इसमें बुराई क्या है। याद है जब तेरी शादी नहीं हुई थी, तब तू यहाँ भी तो हर साल सर्दियों में मेरे साथ मिलकर तिल के लड्डू और गाजर का हलवा बनाती थी, और अपनी बहनों के ससुराल लेकर जाने के लिए और कितना एक्साइटेड रहती थी। बस बेटी, ऐसे ही अपनी नंदों को समझ, वो भी तेरी बहन जैसी हैं। आखिर ननद भी तो बहन का ही रूप होती है, इसलिए जो भी कर उनके लिए प्यार से कर। और अगर तिल के लड्डू जमाई बाबू को पसंद है तो उन्हें बनाकर खिला, क्योंकि आखिरकार पति के दिल का रास्ता तो उसके पेट से होकर ही जाता है ना। शायद मम्मी तुम ठीक कहती हो। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। कंचन को अपनी माँ की बात समझ आ जाती है और वो मॉल का प्लान छोड़कर किचन में जाकर लड्डू बनाने लगती है और कई सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेती है। और शाम को जब सब उसके हाथ के बने लड्डुओं की तारीफ करते हैं तो उसे बड़ी ही खुशी मिलती है। ओफो, सूरज को उगे हुए कितनी देर हो गई, मुर्गे को बांग दिए हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन ये हमारी बहुरानी तो अभी तक बिस्तर पर टांग पसार कर सो रही है। इन शहरी लोगों का भी ना कोई कायदा ही नहीं होता। सच में घोर कलयुग आ गया है। एक हमारा जमाना था, रात को सबसे आखिर में सोते थे और सुबह सबके उठने से पहले जाग जाते थे। हमारी सास ने तो कभी हमें सोते हुए भी नहीं देखा, और एक आजकल की बहुएं हैं, जब तक सास दरवाजा न पीटे इनकी नींद ही नहीं खुलती। बहू, ओ बहू। तभी गायत्री की आवाज सुनकर उसका बेटा राजवीर दरवाजा खोलता है। ओफो माँ, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह कुड़कुड़ कर रही हो? ना दिन देखती हो ना रात, जब देखो बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर देती है। अब बोलोगे भी कि ऐसा क्या हो गया जो सुबह 5 बजे आपका भाषण शुरू हो गया? ओहो, देखो तो इस शहरी चूजे को कैसे अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। एक श्रवण कुमार था, वाह 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 वाह, और एक ये है बीवी का चमचा, और एक इसकी बीवी है जिससे अभी तक बिस्तर छोड़ा नहीं गया। आपका हुक्म हो जनाब, तो क्या हम अपने साथ साथ आपकी पत्नी के लिए भी चाय बना कर ले आए, क्योंकि वो महारानी तो थक गई होगी, उसकी अभी आंख नहीं खुली ना। क्या माँ, सुबह के 5 बज रहे हैं, आखिर इतनी जल्दी उठने की जरूरत क्या है? कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी? आप भी सो जाओ और औरों को भी सोने दो। और आप जानती है ना, नौकरी वाली बहू है आपकी, एक बार उठ गई तो सारा दिन उसे कमर सीधी करने को नहीं मिलेगी। बस इसीलिए मैं तुम्हारे बाबूजी से कहती थी कि गांव की लड़की लानी है अपने बेटे के लिए। अब शहरी लड़की ने बांध दिया ना अपने पल्लू से तुझे। अरे उस महारानी को जाकर बोल हमारे लिए चाय बना कर ले आ।
ये कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। अंदर प्रियंका ये सब बातें सुन लेती है। वो उनसे कहती है, देखा तुमने राजवीर, माँ जी रोज मुझे इसी तरह ताने मारती हैं। सब काम करके ऑफिस जाती हूँ तो भी ऐसे घूर कर देखती है जैसे मैंने ही उन्हें सब काम करने के लिए बोला हुआ हो। जानता हूँ प्रियंका, माँ शहर में तो रहती है, लेकिन आज भी वो हर बात के लिए हमें गांव से कंपेयर करती रहती है। मैं बेटा होकर उनके इस बिहेवियर से दुखी हो चुका हूँ, तो तुम तो फिर भी बहू हो, तुम्हारा वो क्या ही हाल करती होंगी मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है उनको मेरे ऑफिस जाने से परेशानी है। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, कुछ महीनों के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। अब प्रियंका घर से ही काम करने लगती है, जिससे अब उसे घर के काम भी साथ साथ करने पड़ते। जल्दी खाना ला बहू, अब क्या अगले साल परोसेगी खाना? ना जाने इतनी सुविधा होते हुए भी इतनी देर क्यों लगती है इन्हें। कुछ देर बाद प्रियंका अपनी सास को खाना परोसती है, जिसे खाने के बाद, ओफो, ये क्या है बहू, इस दाल चावल में तो 10 पैसे का भी स्वाद नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन खैर, इसमें तेरी गलती भी नहीं है। इस शहर के खाने में तो कुछ भी स्वाद नहीं है। खाना तो हमारे गांव के चूल्हे पर बनता था, जिसका स्वाद ही अलग होता था। क्या ताजा स्वादिष्ट खाना होता था। खैर कोई नहीं, मन मार कर यही खा लेती हूँ। दिन का काम निपटाकर प्रियंका ऑफिस के काम में लग जाती है। फिर शाम को वो अपनी सास को चाय बनाकर देती है, जिसे पीते ही गायत्री उसमें भी नुक्स निकालती है। इस शहर का ना तो पानी अच्छा है और ना ही दूध, ना जाने कैसे मिलावट करके आता है। इस नासपीटे आरओ का पानी पीकर तो मैं बीमार रहने लगी हूँ। गांव के कुएं का वो शुद्ध पानी पीकर लोग 100-100 साल तक जिंदा रहते थे। अपनी सास का गांव के प्रति लगाव देखकर प्रियंका अपने पति से बात करती है। मुझे तो लगता है माँ जी तो यहाँ आ गई हैं, लेकिन उनका दिल उसी गांव में रह गया है। उस गांव में ऐसा क्या है जो माँ को वहां की इतनी याद आती है? आखिर कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी हमने यहाँ माँ के लिए। उनकी पसंद की हर चीज है यहाँ। लगता है बाबूजी से बात करनी होगी। राजवीर अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, माँ पहले भी गांव की बात करती थी, लेकिन मैं देख रहा हूं जब से प्रियंका इस घर में आई है ना, तब से वो हर बात को लेकर उसके पीछे ही पड़ गई है। बाबूजी, प्रियंका शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, वो माँ की इतनी सेवा करती है, फिर भी वो हर वक्त गांव से उसके हर काम को कंपेयर करती रहती है। अब तुम्हारी माँ की इस आदत से तो मैं भी परेशान हो गया हूं। बड़ा शौक है ना उसे गांव जाने का, तो तुम हम सबकी ट्रेन की टिकट करवाओ। कुछ दिन हम इसको गांव लेकर चलते हैं, वहां रहेगी तो क्या पता उसका थोड़ा पारा कम हो जाए। अब वो दोनों अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिन उनके साथ गांव चले जाते हैं, जहां उनका पुराना झोपड़ी वाला ससुराल होता है। अपने उस झोपड़ी वाले ससुराल को देखकर प्रियंका कहती है, झोपड़ी में ससुराल? राजवीर, क्या माँ जी इसी झोपड़ी के लिए हर वक्त गांव-गांव की रट लगाए रहती थी? यहाँ तो ना तो डबल बेड और ना ही कोई सुविधा, फिर इस खाट और चूल्हे के लिए माँ जी इतना गांव-गांव करती थी। बहू, इस गांव में कोई सुविधा नहीं थी, तभी तो हम शहर गए और वहां खुद की मेहनत पर मकान खड़ा किया। लेकिन तब भी वो हमेशा मुझे ताने ही देती थी कि मैं उसे यहां से ले गया। लेकिन अब वो यही व्यवहार अपने बेटे बहू के साथ करेगी तो आखिर कैसे चलेगा? मैंने ही उसे इस घर से दूर किया था ना, इसलिए अपनी भूल सुधारने के लिए उसे यहाँ उसके झोपड़ी में ससुराल में लेकर आया हूँ। मैं भी तो देखूं वो कितने दिन रह पाती है इस झोपड़ी वाले ससुराल में। उस झोपड़ी वाले घर की साफ सफाई करके प्रियंका चूल्हे पर खाना बनाने जाती है, लेकिन काफी देर तक वो आग जलाने की कोशिश करती है, पर उससे वो आग नहीं जलती। आखिर में उसकी सास आकर चूल्हे में आग जलाती है, जिस पर प्रियंका खाना बनाती है, लेकिन चूल्हे की आग से घर में धुआं हो जाता है और प्रियंका खांसने लगती है। फिर जैसे तैसे खाना खाकर वो सब सो जाते हैं, लेकिन उस रात उनमें से किसी को भी उन खाट पर नींद नहीं आती। अगली सुबह, आहा, इस चारपाई पर सोकर तो मेरी कमर ही दर्द हो गई। लगता है उन शहरी गद्दे की आदत शरीर को लग गई है। फिर नहाने के लिए घर में पानी नहीं होता तो रामदीन गायत्री से कहता है, जाओ अब तुम जाकर कुएं से पानी लेकर आओ। तुम्हें कुएं का पानी बड़ा पसंद है ना, जाओ जाओ। क्या मैं? फिर सर पर मटका लेकर सास कुएं की ओर जाती है, लेकिन अपनी सास को देख प्रियंका भी उनके साथ चली जाती है, जहां उन्हें गांव की कुछ औरतें मिल जाती हैं। सच में लता, भले ही मैं शहर चली गई, लेकिन दिल तो मेरा आज भी गांव में ही रह गया। बड़ी अजीब हो तुम गायत्री, शहर में भला ऐसी क्या कमी है? वहाँ तो हर सुख सुविधा होती है। गांव में इतनी गरीबी है, कच्ची झोपड़ी तेज बारिश में कब ढह जाए कह नहीं सकते। 4-4 दिन तक बिजली नहीं रहती, गर्मी में सड़ते रहो, और पानी भी पीना हो तो कुएं से पानी खींचो, तब जाकर उसमें से पानी लो। बच्चों के लिए ना तो ढंग का स्कूल है, ना कॉलेज, ना अस्पताल, ना तो कोई सुविधा ही नहीं। लता बिल्कुल ठीक कह रही है गायत्री। रामदीन भाई साहब ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, शहर में इतनी सुख सुविधा दी, और एक तुम हो जो अभी भी इस गांव के लिए रो रही हो।
प्रणाम काकी। यही तो हम भी कब से माँ जी को समझाना चाहते हैं कि शहर में उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। बुढ़ापे का शरीर है, आधी रात को तबीयत खराब हो जाए तो आसपास बड़े अस्पताल तो है ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई कमी नहीं है। अब गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो 2 दिन बाद ही अपने परिवार वालों के साथ शहर लौट आती है और मुलायम गद्दे पर आराम से एसी चलाकर सोती है। अब वो कभी गांव को शहर से कंपेयर नहीं करती और ना ही अपनी बहू पर कभी भी इस बात का गुस्सा निकालती।